हेलो एवरीवन। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की इस सीरीज में हमने अभी तक ओवरऑल सारे प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स के बारे में डिस्कस किया, उनकी कैलकुलेशन और उनके यूसेज इंपॉर्टेंट इसके बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, बहुत ही क्रिस्प वे में, बहुत ही समराइजेशन वे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, किस टाइम पे हमें किस प्रॉफिटेबिलिटी टर्म का यूज़ करना है और उसको एनालाइज करना है। या सो लेट्स स्टार्ट। तो आपने P&L स्टेटमेंट अभी तक समझ लिया होगा कि सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट होती है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो डिडक्ट करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक सेल्स, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जैसे HR, फाइनेंस डिपार्टमेंट लोगों की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिडक्ट होते हैं। डेप्रिसिएशन डिडक्ट होता है बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए हम असेट यूज करते हैं और उस असेट पर लगने वाले डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करते हैं, तो उससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। उसमें से हम ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐसी इनकम होती है जो हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होती है। जैसे अगर आपका कोर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का है, ओके, सम प्रोडक्ट, तो अगर आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है, इंटरेस्ट इनकम मिल रही है सब इन्वेस्टमेंट से, तो वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी। इस तरह से कोई आपके लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या कोई वन टाइम डैमेजेस, उस तरह की कॉस्ट आती है, तो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। वो डिडक्ट करने के बाद ईबिट आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद इंटरेस्ट डिडक्ट होता है, ईबीटी आता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। एंड देन उसका टैक्स डिडक्ट करने के बाद आता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट। हाँ, अभी और क्विकली समझ लेते हैं कि ये जो डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी मेजरमेंट टर्म्स है, राइट, उनके यूसेज क्या होता है, कब किसे यूज करना है। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड फिर फॉर एग्जांपल एबिटा, देन नेट प्रॉफिट। ओके, क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं कि किसका पर्पस क्या है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है, देखो ये सेल और प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट से लिंक्ड है, तो ये हमारे प्रोडक्शन, ओवरऑल हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बताता है। जब आपको प्रोडक्शन की एफिशिएंसी देखनी है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहिए या उसका कंपैरिजन करना चाहिए बिटवीन टू कंपनीज, क्योंकि ये आपको बताता है कि जो आप टोटल आप प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर कर रहे हो, ओके, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जैसे आप इसको प्रोडक्शन कॉस्ट समझो, तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो आप इनकर कर रहे हो उससे आप कितनी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो ये आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बताता है। दूसरा, जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका यूज जो होता है वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए भी होता है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ताकि इसको इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर कोई कंपनी, दो कंपनीज है, तो उनमें से कौन सी कंपनी प्रोडक्ट्स को प्रीमियम पे सेल कर पा रही है, कौन सी कंपनी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रीमियम पे और कम प्रीमियम पे सेल कर पा रही है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी का डिसीजन ले सकते हो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। ऑल्सो कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड, अगर आपको डायरेक्ट कॉस्ट कंट्रोल करनी है तो उस एनालिसिस पर्पस के लिए भी ग्रॉस प्रॉफिट का यूज आता है। तो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बताता है, प्रोडक्शन रिलेटेड एफिशिएंसी बताता है, और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और कॉस्ट कंट्रोल पर्पसेस के लिए ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस या ग्रॉस मार्जिन का एनालिसिस होता है, उसका यूज किया जाता है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो उसमें डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को आप डिडक्ट कर लेते हो, मतलब कंपनी के कोर बिजनेस से, ऑपरेशन से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो पता चलता है। तो ये मतलब कोर ऑपरेशन से जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो बताता है, ऑपरेशन से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो बताता है। ओके, तो बेसिकली ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बताता है। ये कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बताता है, क्योंकि इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपके डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों डिडक्ट हो जाती है। ओके,
तो कंपनी के कोर बिजनेस से रिलेटेड जो भी या कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता है। ओके, नाउ तीसरी चीज आती है इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है एबिटा। एबिटा क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ओके, तो एबिटा का यूसेज जो होता है वो जनरली वैल्यूएशन पर्पसेस के लिए होता है। मतलब मर्जर है, जो प्राइवेट इक्विटी फंड होते हैं या वेंचर कैपिटल फंड होते हैं, तो वो जो भी मर्जर एंड एक्विजिशन से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, एमएनए से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, वो एबिटा के बेसिस पे लेते हैं। तो वैल्यूएशन पर्पस के लिए इसका यूज आता है। दूसरा इसका यूज आता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जब हमने एबिटा का वीडियो देखा बनाया था या उसमें हमने देखा था, तो हमने देखा था कि अगर इसका सिंपल फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है ऑपरेटिंग इनकम प्लस डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन क्यों ऐड होता है? क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। ओके, तो बेसिकली हम इसको ऐड करते हैं, हमारा कैश प्रॉफिट मिल जाता है कि हमारा एक्सपेक्टेड कैश प्रॉफिट कितना है। तो दैट्स वाई ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो आइडेंटिफाई करने के लिए एबिटा का यूज आता है। और तीसरा चीज है कि दो कंपनी का कंपैरिजन करने के लिए, क्लियर कंपैरिजन या क्लीन कंपैरिजन करने के लिए इसका यूज आता है। क्योंकि जो होता है जो भी नॉन कंपेरेबल फैक्टर्स होते हैं, राइट, टैक्स हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, इंटरेस्ट जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, वो हम हटा देते हैं। तो उससे हम दो कंपनी का बहुत ही क्लियर और क्लीन कंपैरिजन कर पाते हैं। ओके, फिर लास्ट आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो होती है बेसिकली ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताता है कंपनी की, ओवरऑल फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेसिकली नेट प्रॉफिट क्या हुआ? पैट। ओके, और पैट जो आता है वो सारे एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद आता है, और ये जो इनकम होती है ये बेसिकली शेयर होल्डर्स के लिए बचती है। ओके, तो ये शेयर होल्डर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक तो ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, और शेयर होल्डर को इससे पता चलता है कि कंपनी, मतलब उनके लिए बेसिकली अर्निंग्स कितनी अवेलेबल है, और डिविडेंड उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी ये भी इससे पता चलती है कि अगर अर्निंग्स है तो ऑब्वियसली या तो उनका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी या उनको डिविडेंड मिलेगा, तो वो उसके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट प्रॉफिट काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ओवरऑल ये समरी है क्या क्या हमारे बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स होते हैं, और हम किस टाइम किसका यूज करना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट प्रोडक्शन एफिशिएंसी के लिए, ओवरऑल बिजनेस के लिए, ओवरऑल ऑपरेशंस के लिए, बिजनेस ऑपरेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का यूज आता है। बिजनेस वैल्यूएशन के लिए या दो कंपनीज को कंपेयर करने के लिए एट अ प्रॉफिटेबिलिटी लेवल ये यूज में आता है, क्योंकि इट इज क्लियर कंपैरिजन अलाउ करता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लिए भी यूज में आता है। और नेट प्रॉफिट बेसिकली शेयर होल्डर को जब अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होती है, अपनी अर्निंग्स देखनी होती है कि अल्टीमेट शेयर होल्डर्स को कितना मिला, उसके लिए नेट प्रॉफिट का यूज होता है, पैट का यूज होता है। ओके, तो आई होप इस पूरे वीडियो सीरीज में अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी आप लोग को P&L के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के काम में आते हैं। बैलेंस शीट से रिलेटेड रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक बार इसके बाद फिर हम और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। बट अगर आपको कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट में उसे बता सकते हैं। मैं उसको टेकअप करूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।